Hello everyone, welcome to my channel. As is physics is just the concept of the video. In the previous video we have learnt about the reflection and its related some points that bending of light, after depth, normal depth and lateral shift. Finally today we are discussing about some illustrations of reflection, यानी कि बोले तो परावर्तन से संबंधित कुछ दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला है कि बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी जैसे कि मार्कर है, इसको पानी के अंदर रखा जाता है तो बाहर से इसको देखने पर वो कुछ पानी के अंदर वाला जो पार्ट है वो हमें कुछ मुड़ा हुआ नज़र आता है। ऐसा क्यों? तो ये जो होता है वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है हम यहाँ से डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ये जैसे कि पात्र है, और उसके अंदर ये है वाटर है। इसके अंदर एक वो पेंसिल पड़ी, इसे मार्कर मान लो, पेंसिल मान लेते हैं। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है वो इसको देख रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ से रे है वो यहाँ पहुँचती है, और ये इस पे नॉर्मल है। जैसे ही रे है वो, ये यहाँ पे लिक्विड है, द्रव है, ये द्रव भरा हुआ है इसमें। अब जैसे ही रे जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो इस एयर की कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, तो ये मीडियम डेंसर होगा और ये मीडियम है वो रेरर होगा। तो जैसे ही रे है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तब वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी कि ये जो जानी चाहिए थी उससे थोड़ी साइड में हट जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। और ये जो रे है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब अगर इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आती है। तब इस कंडीशन के अंदर इस ऑब्जेक्ट को लगता है कि ये जो रे है वो इस पॉइंट से आ रही है, जिसकी वजह से ये जो पेंसिल है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से मुड़ी हुई नजर आती है। इस तरीके से नज़र आती है। तो होता क्या है कि पेंसिल एक्चुअली में ये पानी के अंदर है, तो बाहर वायु से इस पेंसिल को देखने पर ये कुछ मुड़ी हुई नज़र आती है। क्यों? तो क्योंकि इस पेंसिल के अंदर वाला जो पार्ट है वह उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और जो बाहर वाला पार्ट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिफरेंट है। सो जब दो मीडियम डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसलिए इस डेंसर मीडियम से जैसे ही दूर रे है इस ऑब्जेक्ट से होती हुई रेरर मीडियम में एंट्री करती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, और जो ऑब्जेक्ट तक पहुँचती है तब इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर इस पॉइंट पर मिलती हुई है वो दिखती है। तब ऑब्जेक्ट पर जो पर्सन है उसको लगता है कि रे यहाँ से पहुँच रही है, इस वजह से ये कुछ पेंसिल है वो हमें मुड़ी हुई नजर आती है, जबकि एक्चुअल में पेंसिल मुड़ती नहीं है। तो ये एक एग्जांपल था रिफ्लेक्शन का कि बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बारे में है कि ट्विंकल ऑफ स्टार्स, यानी कि जो स्टार्स है वो हमारे से करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो वहाँ से इस एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारे
जो वायुमंडल है पूरा पूरा वो अलग अलग रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स वाला है, यानी कई परतों में बटा हुआ है। किसी ऐसी परत जहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो किसी जगह पर कम होगा, कहीं लिक्विड होगा तो कहीं भी वायुमंडल आप नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टार से होता हुआ जब लाइट हमारे तक पहुँचती है तो डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से होती हुई ट्रेवल करती हुई हमारे तक पहुँचती है, तो उस लाइट का कई बार है वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। अर्थात किसी एक परत का है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो किसी का कम होगा। तो डिफरेंट रिफ्लेक्ट इंडेक्स होने की वजह से कई बार यहाँ पे अपवर्तन की घटना या रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास में जो ट्रेवल करती हुई लाइट पहुँचेगी वो एक बार नॉर्मल से क्लोज आएगी तो एक बार नॉर्मल से दूर हटेगी। इस तरीके से हमारे पास में जो रेज स्टार से आएगी वो कुछ हिलती हुई नजर आएगी, जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्टार से वो आपस में क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, बट रियल में वो टिमटिमाते नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि फर्स्ट तो है कि बैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में या रखा जाता है तो कुछ मुड़ा हुआ नजर दिखाई देता है, तो उसका जो रीजन है वो भी रिफ्रैक्शन है। उसके बाद में है कि ट्विंकल ऑफ स्टार्स, जो तारे हैं टिमटिमाते हैं तो उसकी वजह भी क्या है, रिफ्रैक्शन है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम के परतें बन जाती है वायुमंडल में। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आग के ऊपर की जो वायु है, कभी किसी जगह पर अगर आग जल रही है और उसके ऊपर अगर वायु को अच्छे से अगर देखा जाए तो वो जो वायु है कुछ हिलती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों? तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है कि जिस जगह पे आग होती है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, और यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो जिस जगह का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उस जगह का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा, और रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जितना कम होगा वो मीडियम उतना ही क्या होगा, रेयर होगा। इस वजह से आग के ऊपर से हम जैसे आग के ऊपर देख रहे हैं तो वहां की जो वायु हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी और वहां से रेज जो है हमारे पास में पहुंचेगी, तो वहां जस्ट आग के ऊपर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, लो, और हमारे पास में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसकी कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस वजह से वो रे के रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में वो एंट्री करने की वजह से है वो कुछ मुड़ती हुई हमारे पास में पहुंचेगी नॉर्मल के साथ में। इसलिए सारी जितने भी आग के ऊपर की वायु उनसे जितने भी रे हमारे पास में पहुंचेगी वो सारी रे है उनके अंदर क्या होगा, कुछ न कुछ रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट होगा, अर्थात रेज है वो मुड़ती हुई हमारे पास में आएगी, जिससे हमें लगेगा कि आग के ऊपर की वायु कुछ हिल रही है, बट रियल में वो नहीं हिल रही है। ऐसा है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये 3 इलस्ट्रेशंस था, यानी कि 3 एग्जाम्पल थे कि बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्विंकल ऑफ स्टार्स, जो एयर है, जो आग के ऊपर की जो वायु है वो कुछ हिलती हुई नजर आती है। ये 3 एग्जाम्पल थे रिफ्रैक्शन के। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट है इस लाइट की वेलोसिटी से रिलेटेड है। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा खासा पॉइंट है, आगे कुछ काम आएगा। वह यह है कि एप्सिलॉन डॉट, ये एप्सिलॉन डॉट जिसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, हिंदी में बोलो तो विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। और एक होता है म्यू डॉट जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जिसको बोलते हैं चुंबकशीलता। अब बच्चों जो लाइट की जो फ्री स्पेस में जो वेलोसिटी होती है c, उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि 1/√, एप्सिलॉन डॉट म्यू डॉट, यानी कि जो फ्री स्पेस की जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और फ्री स्पेस की जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, इन दोनों का अंडर लेकर के 1 कर दिया जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी लाइट की फ्री स्पेस में जो वेलोसिटी है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड उसके बराबर हमारे को प्राप्त होती है। तो निर्वात या फ्री स्पेस के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है उसको 1/√ε.μ से हम डिफाइन कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर किसी भी अगर मीडियम की ये जो एप्सिलॉन डॉट और जो म्यू डॉट है यानी कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है ये दोनों ही अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है और फ्री स्पेस के लिए है उसका मान है वो फिक्स होता है। तो यहाँ से जो फ्री स्पेस अंदर लाइट की जो वेलोसिटी है वो फ्री स्पेस के अंदर जो परमिटिविटी और परमिबिलिटी उनके 1/√से प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके से किसी मीडियम के अंदर अगर लाइट की जो वेलोसिटी का अपन को फाइंड आउट करनी है तो वो हो जाएगा 1/√ε और म्यू। अब यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन है वो क्या हो जाएगा किसी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो जाएगी और ये जो म्यू है वो हो जाएगी किसी मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो इससे प्राप्त कर सकते हैं। और हम पहले डिस्कस कर चुके जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है वो क्या होता है ऑलवेज क्या होता है C/V यानी कि फ्री स्पेस में जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो और मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो फाइनली यहाँ पे जो C है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है 1/√ε. तो यहाँ से हो जाएगा 1/√, C की जगह हो जाएगा ε.μ. और यहाँ से V इज टू क्या आ जाएगा ये, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो फाइनली क्या आएगा एप्सिलॉन डॉट और μ/1। तो फाइनली यहाँ से क्या मिला जो म्यू है वो क्या मिला √ और यहाँ से मिल गया ε/ε डॉट इंटू μ/μ डॉट। अब बच्चा पार्टी यहाँ से जो है एप्सिलॉन डॉट होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि सापेक्षिक विद्युतशीलता। यानी कि मीडियम की जो फ्री स्पेस के सापेक्ष जो परमिटिविटी होती है उसी को बोला जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। सो फाइनली एप्सिलॉन डॉट है इसको बोलेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है εr से। अगेन यहाँ पे जो μ/μ डॉट है यानी कि मीडियम की फ्री स्पेस के सापेक्ष जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है उसको बोला जाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। सो फाइनली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है μr से। सो फाइनली बच्चा पार्टी हमें मिल गया कि जो म्यू होता है वह होता है √εr और μr। यार जो एप्सिलॉन जो r है उसको बोलेंगे क्या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और जो μr है इसको बोलेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड इसका जो फॉर्मूला है उस बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से इसको सुनिए कि क्या होता है। इसको शॉर्टकट में कभी कभी TIR भी बोला जाता है। T का मतलब टोटल, I का मतलब इंटरनल और R का मतलब रिफ्लेक्शन। तो कभी कभी क्वेश्चन में TIR भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है यहाँ देखिए, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है और ये इस परत सरफेस की जस्ट ऊपर है कोई मीडियम दूसरा है μ2, इसको मान लो वो क्या है AR है। और यहाँ पे ये मानते हुए कि μ1 है वो ग्रेटर देन क्या है μ2। अब यहाँ से ये नॉर्मल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
तब इस ऑब्जेक्ट से लाइट है वो यहाँ है वो डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जा रही है, और तो ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करती हुई लाइट है वो यहाँ गई। ये जो लाइट है वो इंसिडेंट रे हो जाएगी, इसका इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल होगा इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल आई। लाइट के डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंट्री करने पर लाइट जहाँ पे जानी चाहिए थी, यहाँ जानी चाहिए थी, वहाँ पे न जाकर के वो लाइट है वो थोड़ी इस नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट है वो डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जा रही है, और ये इसमें क्या है, नॉर्मल है। अब जैसे जैसे ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन एंगल आर। अब जैसे जैसे इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ से ये जो है वो यहाँ से है वो यहाँ पे रहे आई। अब यहाँ पे इस आई की कंपैरिजन में ये एंगल थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो गया। तो आई ग्रेटर देन, ये इस एंगल को मैंने ले लिया आई सी। इस जैसे जैसे एंगल को बढ़ाया गया वैसे वैसे इस रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू बढ़ती गई, और एक पर्टिकुलर एंगल पर आई के इस वैल्यू को मैंने बोल दिया थीटा सी। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू पर ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। बात समझना अच्छे से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से किसी इंसिडेंट एंगल आई पर एक लाइट को है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में भेजा गया, तब जाकर के लाइट के डेंसर टू रेरर में जाने की वजह से वो लाइट वो नॉर्मल से क्या हट गई, दूर, और उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन एंगल आया वो क्या आ गया, आर। अब जैसे जैसे इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे इस रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, और किसी एक वैल्यू पर, मुझे पता नहीं है वो क्या वैल्यू है, मैंने मान लिया उस वैल्यू का नाम क्या है, इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा सी के बराबर। इस एंगल, ये वह आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल की वह वैल्यू है जिस पर इस रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो ये हो गया आर। इसी इंसिडेंट एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। थीटा सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा का मतलब एंगल और सी का मतलब है क्रिटिकल, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रांतिक। अब इसके बाद में, अब अगर इस थीटा सी से और थोड़ी वैल्यू अगर इंसिडेंट एंगल की बढ़ाई जाए, जी धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक नेक्स्ट केस के अंदर है जिस धीरे धीरे अपन है वो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब इससे थोड़ा और इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ पे गई, और ये जो एंगल है, अब यहाँ पे ये एंगल है वो इस थीटा सी से भी क्या हो गया, बड़ा। तो I ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि इस केस के कंपैरिजन में ये इंसिडेंट और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट एंगल जो क्रिटिकल एंगल के इक्वल था, उस केस के अंदर रिफ्लेक्शन एंगल है वो 90 डिग्री आता था। अब और अगर इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उस केस के अंदर ये जो लाइट है वो पुनः सेम मीडियम में, यानी डेंसर मीडियम में लौट आती है, यानी कि पूर्ण रूप से लाइट है वो ट्रेवल करती हुई घूम करके सेम मीडियम में लौट आती है। इसी वजह से इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चा पार्टी आई होप कि समझ में आ गया होगा। वापिस एक बार मैं समझाता हूं कि जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में वो लाइट को ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करवाया जाता है, तो जैसे जैसे
तो वो लाइट के रेयर मीडियम में जाने पर वो है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, और वो जो एंगल है रे का नॉर्मल के साथ बनेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल। अब जैसे जैसे इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इस रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू किसकी, इंसिडेंट एंगल की, जिसको बोला गया थीटा सी, उस पे जा करके इस रिफ्लेक्शन एंगल का मान क्या हो जाता है 90 डिग्री। इस इंसिडेंट एंगल की इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। अब नेक्स्ट केस में अगर क्रिटिकल एंगल से भी इंसिडेंट एंगल को और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो उस केस के अंदर लाइट वापस उस मीडियम में लौट आती है, और लाइट के पूर्ण रूप से लौटने की इस जो फिनोमिना है इसको क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चा पार्टी समझ में आ गया होगा। एक बार यहाँ पर लैंग्वेज पे फोकस करिए। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहली बात बोली जा रही है कि प्रकाश की जो रे है वो डेंसर टू रेयर में जानी चाहिए। इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि वह नॉर्मल से दूर हट जाती है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज्ड, अब अगर आपतन कोण को बढ़ाया जाए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज, तो जैसे जैसे इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू भी बढ़ेगी। एट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल, यानी कि आपतन कोण के एक निश्चित मान पर द रिफ्लेक्टेड रे सबटेंस 90 डिग्री एंगल विथ द नॉर्मल, यानी कि रिफ्लेक्टेड जो रे है वो इस नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का एंगल है वो बनाती है। दिस एंगल आल्सो नोन एज क्रिटिकल एंगल रिप्रेजेंट बाय थीटा सी। If angle of incident increase further, the ray comes back to the same medium. This phenomena is known as TIR. अब अगर इंसिडेंट एंगल को इस क्रिटिकल एंगल से और थोड़ा ज़्यादा अगर बढ़ाया जाए तो रे है वो वापस सेम मीडियम में लौट आती है, और दिस टाइप से फिनोमिना इज नॉन एज TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। पर बच्चा पार्टी यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह है स्पेशल पॉइंट, जिसको बोले जाएंगे कंडीशन। यानी कि इस TIR के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। नंबर पहला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर मैं बोलूं I ग्रेटर देन थीटा सी। बच्चा पार्टी यहाँ पे TIR नहीं हुआ है, फर्स्ट केस में TIR नहीं हुआ है, सेकंड केस में भी TIR नहीं हुआ है। इस फर्स्ट केस और सेकंड दोनों केस में सिर्फ एंड सिर्फ रिफ्लेक्शन हुआ है, बट थर्ड पार्ट के अंदर TIR हुआ है। सॉरी, इस फर्स्ट केस और सेकंड केस के अंदर है वो रिफ्रैक्शन हुआ है, बट थर्ड केस के अंदर TIR हुआ है। अर्थात TIR केवल तब पॉसिबल है जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या हो, ज़्यादा, उस केस में TIR माना जाता है। तो फर्स्ट केस है कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन या TIR के लिए दो आवश्यक कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और दूसरा है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि लाइट should travel from denser to rarer medium।
TIR अगर आप करवाना चाहते हो तो उस केस में लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जानी चाहिए। विथआउट इट कैन नॉट पॉसिबल TIR। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि TIR के लिए दो आवश्यक कंडीशन क्या है, तो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, और लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, यानी प्रकाश की जो रे है वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करनी चाहिए। तो उस केस के अंदर है वो TIR पॉसिबल है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें, एक बार आप नोट करिए। यहाँ देखिए, इस केस की बात करें, अगर मैं स्नेल्स लॉ की बात करूं तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। तो यहाँ से जो μ1 है वो डेंसर मीडियम है, तो यहाँ हो जाएगा μd sin I इज इक्वल टू μ2 है वो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एयर वायु, तो रेरर मीडियम है तो R sin R। अगेन μd sin I, और I यार क्या है थीटा C, तो थीटा C इज इक्वल टू μr, और यहाँ पे जो मीडियम है वो कौन सा है, रेरर मीडियम है, इसको तो μr अगेन साइन R, बट R यार इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फाइनली μd साइन थीटा C इज इक्वल टू μr इंटू 1, साइन 90 डिग्री 1, सो साइन थीटा C इज इक्वल टू μr अपॉन μd साइन थीटा C इज इक्वल टू 1 अपॉन μd। यहाँ पे मान लिया कि μr यानी जो रेरर मीडियम है वो क्या है, एयर है, वायु है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से थीटा C क्या मिला, साइन इनवर्स 1 अपॉन μd, ये मिल गया फॉर्मूला। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे सोल्व होगा, यानी कि साइन थीटा C यानी क्रिटिकल एंगल की जो ज्या है वह उस डेंसर मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको एक बार नोट करिए। उसके बाद में अपन इस दैनिक जीवन में TIR के हमारे चारों और कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। एक बार आप नोट करिए। डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं हमारे चारों ओर, उसको देख लेते हैं। कई बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, यानी कि जो हीरा है वो चमकता हुआ नज़र क्यों आता है, या हीरा चमकीला क्यों नज़र दिखाई देता है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो उसका रीज़न है TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बच्चों उससे पहले एक चीज़ है कि अगर हम पहले हम लेंस पढ़ेंगे बाद में, कुछ टाइम बाद में, और हमने जो मिरर पढ़ा है तो मिरर से जो इमेज बनती है उस इमेज और लेंस में जो इमेज बनेगी उनकी कंपैरिजन में जो TIR से जो इमेज बनती है उसके अंदर इंटेंसिटी लॉ से वो 0 होता है, यानी कि परावर्तन जो और जो अपवर्तन की जो घटना है उसके अंदर है वो तीव्रता में क्या आती है, कमी आती है कुछ,
इन दोनों केस के अंदर चाहे रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, दोनों केस में हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट ये TIR ऐसा केस है जिसके अंदर वो लाइट के पुनः वापस उसी ही मीडियम में वापस लौट आने की वजह से इसमें इंटेंसिटी लॉस जीरो होता है, तीव्रता में कोई कमी नहीं आती है। और जब तीव्रता में कोई कमी नहीं आती है तो उस केस के अंदर जो इमेज बनती है वो चमकीली बनती है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंस और मिरर से जो इमेज बनती है उसकी कंपैरिजन में जो TIR से जो इमेज बनती है उसमें इंटेंसिटी लॉस बिल्कुल जीरो होने की वजह से वो इमेज है वो क्या होती है, चमकीली दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो डायमंड जो हीरा होता है उस हीरे के लिए ये जो डायमंड होता है इस डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू वो 2.4 के आसपास होता है। अब जस्ट पहले अभी जो TIR का जो फॉर्मूला निकला था वो निकला था कि साइन थीटा C इज इक्वल टू 1/μD। तो दिस फॉर्मूले से साइन थीटा C इज इक्वल टू 1/μ यहाँ आ जाएगा 2.4। तो इसको डायरेक्ट सोल्व करना संभव नहीं है बाय यूजिंग लॉगरिथम। अगर वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ से जो थीटा C है वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2.4। तो बच्चा बाल्टी यहाँ जो थीटा जो C है जो डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो आता है 24 डिग्री। अब यहाँ पे जब क्रिटिकल एंगल मालूम पड़ जाता है तो हमें मालूम है कि जो TIR है उसके लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल आ रहा है वो 24 डिग्री आ रहा है। अब हीरे को लेकर के उसको इस तरीके से घिसा जाता है कि उसके ऊपर जो लाइट स्ट्राइक करेगी वो लाइट है वो 24 डिग्री से वो अधिक एंगल पे है वो प्रवेश करे, यानी कि उसके लिए जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा 24 डिग्री। यानी उस हीरे को तब तक घिसा जाएगा जब तक उस पर आपतित होने वाली जो लाइट है, इंसिडेंट होने वाली जो लाइट है उसका नॉर्मल के साथ में एंगल कितना ना बन जाए, 24 डिग्री से ज़्यादा ना बन जाए। और जैसे 24 डिग्री से अधिक एबव एंगल पर वो लाइट है वो इसके अंदर प्रवेश करेगी, उस केस के अंदर उस लाइट का उस डायमंड के अंदर बार बार क्या हो जाएगा, TIR होगा। और जस्ट पहले बात कर चुके कि TIR के केस के अंदर जो इंटेंसिटी लॉस हो बिल्कुल जीरो होता है, इसलिए उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी और तीव्रता लॉस नहीं होगा तो वह वस्तु ऑब्जेक्ट है वो हमें चमकीला नज़र आएगा। और यही रीज़न है कि डायमंड है वो चमकीला नज़र आता है, स्पार्किंग ऑफ डायमंड। आई होप कि समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो डायमंड होता है उसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 2.4 होता है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द थीटा C। सो थीटा C इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब डायमंड को इस तरीके से खींचा जाएगा कि उस पर जो लाइट है वो 24 डिग्री एंगल से अधिक एंगल पर वो प्रवेश करे। उस केस में उस लाइट का क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। और TIR के केस के इंटेंसिटी लॉस जीरो होता है, सो है वो हीरा वो चमकीला नजर आता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिक तंतु। तो ये जो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ये एक साथ में कई हजारों संख्या में जो सिग्नल होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा भी बहुमंजिले भवनों पर अगर लाइट को अगर पहुंचाना है तब भी हम इस ऑप्टिकल फाइबर का है वो उपयोग में लेता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है वो एक कांच की नली होती है, उस कांच की नली पर एक परत चढ़ा दी जाती है। ये एक पतली धागेनुमा संरचना की कांच की एक नली होती है और इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है जिसको बोलते हैं क्लैडिंग। उस परत को बच्चा बोलते हैं क्लैडिंग।
ये जो परत होती है इसको बोला जाता है क्लैडिंग, और जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है कोर। यहाँ पे जो इस क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इसको मैंने ले लिया म्यू सी या फिर म्यू 2, और ये जो कोर इंटरनल जो पार्ट होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू 1। तो यहाँ पे जो कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2। अब यहाँ से जो लाइट है वो लाइट जैसे एयर से इस ऑप्टिकल फाइबर की तरफ जाती है, तब यहाँ से ये यहाँ पे अगर नॉर्मल है तो कुछ है वो दूर हट जाती है नॉर्मल से, यानी कि डेंसर मीडियम आ जाएगा तो नॉर्मल की ओर चली जाएगी। और यहाँ पे नॉर्मल की ओर जाते ही ये जो इंटरनल जो पार्ट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, और जो आउटवर्ड साइड के अंदर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो क्लैडिंग का है उसका म्यू 2 है। यहाँ पे म्यू 1 ऑन कंपैरिजन म्यू 2 क्या है, ज़्यादा है, इसलिए लाइट है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगी। और जब भी लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी उस केस के अंदर उसका TIR पॉसिबल है, इसलिए क्लैडिंग की सरफेस से इसका TIR हो जाता है, और TIR होकर के वापस लाइट इस तरीके से वापस लौटती है। जैसे ही अगली वाली सरफेस पे वापस क्या आ जाती है, दूसरे वाले साइड के अंदर वापस क्लैडिंग आ जाती है, और वहाँ से वापस यहाँ पे लाइट के डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाने की वजह से नेक्स्ट सरफेस से वापस क्या हो जाता है, TIR हो जाता है, और वापस नेक्स्ट सरफेस से वापस क्लैडिंग आ जाती है, और वहाँ पर भी लाइट के वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाने की वजह से अगेन एक बार क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। इस तरीके से है वो हर एक केस के अंदर है वो TIR हो जाता है, और TIR के केस के अंदर हम पहले ही बता चुके हैं कि इंटेंसिटी लॉस 0 होता है, इसलिए बहुत अत्यधिक दूरी तक लाइट की तीव्रता में बिना कुछ लॉस के अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसान तरीके से वो लाइट को पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज़ होता है वो एक साथ हजारों संख्या में जो सिग्नल है उनको बिना लॉस किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। उसके अलावा है वो लाइट को बहुमंजिली भवनों तक पहुंचाने में भी किया जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कांच की एक नली होती है, उसके ऊपर एक दागेनुमा संरचना होती है, उसके ऊपर है वो अंदर वाले पार्ट की तुलना में कम अपवर्तनांक वाले एक पदार्थ से परत चढ़ा देते हैं, जिसको क्लैडिंग या हिंदी में बोलते हैं अधिपटन बोलते हैं। और लाइट का है वो बार बार TIR हो जाता है, जिस वजह से है वो इसकी इंटेंसिटी बिना लॉस किए है वो अत्यधिक दूरी तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में तीसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं मिराग, या फिर हिंदी में बोलते हैं मृगमरीचिका। तो इसको आप नोट करो, उसके बाद बात करते हैं मिराग या मृगमरीचिका। ये जो बच्चों मिराग है वो क्या होता है, तो आपने भी अपने दैनिक जीवन में कई बार फील किया होगा कि गर्म दोपहर में आप जब सड़क के ऊपर चलते हैं या ढलानदार भूमि है वहाँ पे सड़क पे आप चल रहे हैं तो या गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कुछ पानी सा अपन को नज़र आता है। तो रेगिस्तान के अंदर भी क्या होता है कि जो मर्ग होते हैं वो इस पानी के भ्रम में है, वो भागते रहते हैं, उनको भी पानी नज़र आता है बट रियल में पानी नहीं होता। इस नाम पर इसका नाम पड़ा मृगमरीचिका या मिराग। तो ये एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, तो ये भी है वो TIR की वजह से होता है। क्यों होता है यहाँ देखिए। और उसके अलावा भी जो कुछ पेड़ वगैरह होते हैं वो हमें उल्टे नज़र आते हैं और पानी सा नज़र होता है, ऐसा क्यों, तो एक्चुअली में ये इसलिए होता है कि ये है भूमि की सरफेस।
ये है भूमि की सरफेस और ये ऊपर क्या है, पेड़। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तब क्या होता है कि जो ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के पास का जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। तो जो अर्थ की जो सरफेस है उसके आसपास का टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, लो होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। हम जानते भी हैं कि ऊपर की वायु है वो अर्थ सरफेस की कंपैरिजन में ठंडी एयर होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। और टेम्परेचर जितना कम होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो मीडियम उतना ही डेंसर होगा। इसलिए इस अर्थ सरफेस से लगा करके इस पेड़ के जो ऊपरी चोटी है उनके बीच का जो संपूर्ण वातावरण है वो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की परतों में बढ़ जाता है। तो एक बार हम इसके है वो परत बना लेते हैं। इस तरीके से सारा का सारा है वो परतों में बढ़ जाता है। अब यहाँ से जैसे ही लाइट यहाँ से होती हुई नीचे की तरफ आती है, जैसे ही लाइट यहाँ पे आती है तब इस परत पर ऊपर का यहाँ पे जो टेम्परेचर लो है तो उस वजह से यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और नीचे जैसे जैसे नीचे की तरफ अर्थ सरफेस की ओर आएंगे वहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू क्या होगा, लो होगा। यानी कि ऊपर वाली जो परत है वो जस्ट एक नीचे वाली परत की कंपैरिजन में क्या होगी, डेंसर होगी, और नीचे वाली क्या होगी, रेयर होगी। ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस पर्टिकुलर एरिया तक ही रेयर होगा और इससे जस्ट ऊपर डेंसर है। हर एक परत के बाद में इस परत की बात करें तो यहाँ का जो मीडियम है वो क्या होगा, रेयर होगा, और यहाँ का मीडियम डेंसर। वापस इस परत की बात करें तो इसमें भी ऊपर वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर, और नीचे वाला रेयर। यानी हर एक परत दो मीडियम में बटी हुई है। इसलिए यहाँ से जैसे ही लाइट आएगी तब इस लाइट के यहाँ पे मैं इसके नॉर्मल अगर ड्रॉ कर लूँ, ये मान लो नॉर्मल है, तो जैसे ही लाइट यहाँ से यहाँ आएगी तब इस लाइट के डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में आने की वजह से ये लाइट उस नॉर्मल से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। अब लाइट एक्चुअली में यहाँ जानी चाहिए थी पर यहाँ न जा करके ये लाइट है वो नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाती, इस तरीके से। अगेन जैसे ही लाइट यहाँ आती है तो अगेन इस लाइट के यहाँ डेंसर मीडियम और यहाँ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाने की वजह से लाइट वापस है वो जहाँ जानी चाहिए थी वह ना जा करके उस अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि लाइट कुछ इस तरीके से हो जाती है। ऐसे करते करते एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि लाइट है वो हर एक परत से रिफ्रैक्शन होने की वजह से एक समय में यहाँ से TIR होकर के लाइट वापिस से बैकवर्ड उस पर्सन की आँख में पहुँचती है। यानी कि इस लाइट का पूर्ण रूप से अलग अलग परतों से क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। और इस TIR की वजह से इस इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि लाइट एक्चुअली में कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इसलिए हमें जो पेड़ वगैरह है वह उल्टे नज़र आते हैं। उसके अलावा भी यहाँ का जो यहाँ पे है कुछ पानी सा हमें लिक्विड सा फील होता है, उसका रीजन क्या है, TIR। आई होप की समझ में आ गया होगा। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जो मर्ग मरीचिका जो मिराग है वो इसलिए होता है कि अर्थ सरफेस के पास वाली जो भूमि है या एयर है उसका जो टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, जिसकी वजह से
मीडियम है वो रेयरर बन जाता है। जस्ट उसके ऊपर वाली जो परत है उसका टेम्परेचर कम होता है, उस वजह से उसका जो है रिफ्लेक्ट इंडेक्स अधिक होने की वजह से वो डेंसर मीडियम बन जाता है। इसलिए सारी की सारी जो पर अर्थ सरफेस से लगा करके ऑब्जेक्ट के बीच का जितना भी एरिया है वो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के परतों में बढ़ जाता है, और वहाँ से ऊपर हर एक ऊपर वाली परत का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो नीचे वाली परत की कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, हर परत से रिफ्रैक्शन होते होते उसका क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। और इसलिए है वो समुद्र के किनारे वगैरह हमें है वो उल्टी है वो ऑब्जेक्ट की पिक्चरें नज़र आती है, और अर्थ के ऊपर पानी सा हमें फिल होता है।